देख, हाँ भाई सुनो जरा काम की बात। हम लोग 4th यूनिट के बारे में बात करेंगे। सुनो जरा, यूनिट नंबर 4। चलो, नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। मूल कणों का वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास जो काम की चीज है वो है मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल। मीनिंग क्या है फंडामेंटल पार्टिकल का? मूल कण का सिंपल सा मीनिंग है ऐसा कण जिसको विभाजित ना किया जा सके। मतलब जिस पार्टिकल को क्या नहीं कर सके अपन, विभाजित नहीं कर सके, डिवाइड नहीं कर सके, वो पार्टिकल क्या कहलाता है? मूल कण कहलाता है, फंडामेंटल पार्टिकल कहलाता है। उसको फंडामेंटल पार्टिकल भी कहते हैं अपन। या फिर दूसरी बात, जो मूल कण है वो कैसा होना चाहिए? अविभाज्य होना चाहिए। एक तो इस पूरे यूनिट में इन सब के कि हमारे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, जो मूल पार्टिकल हैं, वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में जानकारी लेंगे। जैसे प्रारंभ में, प्राचीन टाइम में सबसे पहले क्या होता था, एक जैसे पदार्थ है, कोई पदार्थ अणु से मिलकर बना होता था। पदार्थ मॉलिक्यूल अणु से मिलकर बनता था। हमारे पास कोई मैटर है और ये मैटर किससे मिलकर बना होता था? मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता, अणुओं से। अणु जो होता था वो परमाणु से मिलकर बनता था, एटम से। मींस परमाणु से अणु और अणु से पदार्थ। तो सबसे पहले अपन मानते थे कि ये जो परमाणु है ये फंडामेंटल है, ये मूल कण है। अब तुम लोग जैसे कई बार छोटी क्लासों में दे देंगे, नोट्स दे देंगे, इस यूनिट के भी दे देंगे। हाँ, तो जो मूल कण है इसको सबसे पहले मूल कण माना गया। पहले तुम लोग जैसे पढ़ते थे, छोटे क्लास का मतलब 11th-12th क्लास में पढ़ते थे। सबसे पहले एक ऋषि हुआ कणाद। कणाद ने कण के बारे में बताया था हमें। जब पदार्थ के बारे में जानकारी स्टार्ट हुई तो कण कण के बारे में बताया गया, और कण को अविभाज्य माना गया कि कण विभाजित नहीं होता, और जो विभाजित नहीं होता वो ही मूल पार्टिकल है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये मानते थे कि जो परमाणु है वो विभाजित नहीं होता, सबसे छोटी इकाई होती है किसी पदार्थ की परमाणु। तो सबसे पहले परमाणु को मूल कण माना जाने लगा। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे अपन आगे बढ़े तो एक तो प्रयोग हुआ रदरफोर्ड स्कैटरिंग का। रदरफोर्ड प्रकीर्णन से पता चला नाभिक के बारे में, और नाभिक के साथ ही पता चला, एक साइंटिस्ट था गोल्डस्टीन, उसने पता लगाया प्रोटॉन के बारे में। उन्होंने कहा नाभिक में धनावेश भाग होता है। रदरफोर्ड ने तो कहा कि नाभिक होता है, कुछ ऐसा पार्ट होता है किसी परमाणु में जिससे टकराने के बाद अल्फा कण वापस आ जाता है। इसका मतलब कोई धनावेशित भाग तो वहां है, पहले से है। मीन्स अगर मान लो ये कोई सोने की फॉइल है, अल्फा कण गया और वो अल्फा कण वापस आता है। आप पढ़ते हो फर्स्ट यूनिट में रदरफोर्ड के स्कैटरिंग में कि लगभग 10⁶ परमाणुओं में से या 10⁶ अल्फा कणों में से कोई एक अल्फा कण ऐसा होता है जो यहां से क्या आता है, वापस आ जाता है। इसका मतलब इस भाग में कुछ तो ऐसा है जो उसको रिपेल करता है। इसका मतलब, और वो पार्ट क्या है, प्रोटॉन है।
इसका मतलब परमाणु से प्रोटॉन आया। फिर इससे पहले एक साइंटिस्ट था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी दी थी कि इलेक्ट्रॉन भी होता है, और उसने अपना एक मॉडल दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल। उसने कहा कि जो परमाणु होता है, परमाणु के द्रव्यमान में या परमाणु में जो, जैसे तरबूज में जो बीज होते हैं काले काले, हाँ तरबूज में कलिंदा, समझ रहे हो ना देसी भाषा वाला, हाँ वही, उसमें जैसे बीज होते हैं उसी तरीके से परमाणु में इलेक्ट्रॉन रखे रहते हैं। उसने ये कहा, ये प्लम पुडिंग मॉडल था उसका, और उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें। उसके आधार पर उसने एक परिकल्पना भी दी थी जिसको अपन ने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना कहा था ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना। फर्स्ट यूनिट में स्टार्टिंग में पढ़ते हैं इस चीज को अपन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की परिकल्पना। वो कहता था कि नाभिक के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसने ऐसा किस लिए कहा, क्योंकि नाभिक से बीटा कण निकलते हैं जब रेडियो एक्टिव डिके करते हैं अपन। जब भी नाभिक से रेडियो एक्टिव क्षय होता है तो नाभिक से क्या निकल के आते हैं, बीटा कण निकल के आते हैं। और बीटा कण होता कुछ नहीं है, उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसे लगा कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमने उसकी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना को गलत भी सिद्ध किया था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये बीटा कण कहीं और से आता है, इसका मीनिंग कुछ और है। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के बारे में बताया। एक तीसरा साइंटिस्ट हुआ, नाम था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन के बारे में बताया। उसने कहा एक और पार्टिकल होता है, आप क्या कहते हैं उसमें, नाभिक में, और वो उदासीन होता है। उसका द्रव्यमान तो प्रोटॉन के द्रव्यमान के जैसा होता है, लेकिन प्रकृति में कैसा होता है, वो उदासीन होता है। दोनों वर्डों में बड़ा अंतर है, एक अनावेशित और एक उदासीन। पहले भी शायद हमने एक बार डिस्कस किया। इसको तो कहते हैं न्यूट्रल और उसको कहते हैं नॉन चार्ज। एक अनावेशित और एक उदासीन। अनावेशित का मतलब है जहां Q 0 है, इसका मतलब तो अनावेशित है, जहां आवेश है ही नहीं। और उदासीन का मतलब Q = 0 नहीं होता सर जी। उदासीन का मतलब है कि उसमें जितना धनात्मक चार्ज है उतना ही ऋणात्मक चार्ज है, ये उदासीन है। उदासीन का मतलब है कि जितना Q+ है उतना ही क्या है, Q- है, ये है। तो उसने कहा कि न्यूट्रॉन उदासीन है। इसका मतलब परमाणु के कुछ पार्ट और आ गए हमारे पास, प्रोटॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया। इसका मतलब ये तो मूल कण नहीं रहा, ये कण तो मूल कण नहीं है, इससे और भी कण निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब हमने मान लिया कि साहब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये मूल कण है। अच्छा, रेडियो एक्टिव डिके भी होता है, रेडियो एक्टिव क्षय भी होता है, और नाभिक से ही होता है। और जब नाभिक से रेडियो एक्टिव डिके होता है किसी भी नाभिक से, तो उस नाभिक से और भी कई सारे पार्टिकल निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, ये भी निकलते हैं। इसका मतलब सबसे पहले चले पदार्थ है, पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है, अणु परमाणु से मिलकर बने। सबसे पहले परमाणु को अविभाज्य माना जाता था कि परमाणु है अपने पास, लास्ट अपन पहुंच गए कि परमाणु से। लेकिन जैसे जैसे आगे साइंटिस्ट ने जानकारी ली तो सबसे पहले तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को ही लेके आया कि इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु में। फिर रदरफोर्ड ने इसकी जांच के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, इसकी जानकारी के लिए रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किया। उसे लगा कि उसमें तो धनावेश भी होता है कहीं ना कहीं, और एक नया उसने नाभिक की खोज कर दी। एक नया साइंटिस्ट आया गोल्डस्टीन, उसने कहा कि प्रोटॉन भी होता है, उसने कहा कि नाभिक में प्रोटॉन है। जेम्स चैडविक ने कहा कि प्रोटॉन के जैसा एक और कण होता है जो आवेशित नहीं होता लेकिन उदासीन रहता है, मींस उस पर जो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश है दोनों के मान कैसे रहते हैं, बराबर रहते हैं। उसने कहा एक और पार्टिकल है द्रव्यमान में न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन के जैसा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी पार्ट ब्रेक हो गए। फिर ये, अब इसका मतलब ये मूल कण की श्रेणी में आ गए, ये ऐसा मूल कण, क्योंकि हमने आगे तोड़ लिया ना उसको। अब फिर और आगे चलो तो नाभिक से जब रेडियो एक्टिव का डिके होता है, नाभिक से जब रेडियो एक्टिव क्षय होता है तो क्या निकलने लग गए, अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण। तो सर जी ये भी इसी में पार्ट में शामिल हो गए। अच्छा, एक तो ये बात।
तो अपना जो काम है सबसे पहला वो तो मूल कण का जो इतिहास है, इतिहास का मतलब उसकी हिस्ट्री है, कई सारे स्टेप्स हैं उसके हमारे पास, जैसे प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, ऐसे 4 चरण हैं हमारे पास, 4 स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स के आधार पर एक एक करके अपन को परमाणु के बारे में जानकारी करनी है कि कौन से चरण में, कौन से स्टेप में क्या क्या जानकारियां मिली हमें। जैसे सबसे पहले परमाणु कहा गया, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, बीटा, गामा। अच्छा, फिर आगे और कार्यक्रम होगा। जैसे आप लोग पढ़ते हो कि साहब नाभिकीय बल उत्पन्न होते हैं, हम पढ़ते हैं सेकंड थर्ड यूनिट में नाभिकीय बल के बारे में। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, नाभिकीय बल है, इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है? हाइजेनबर्ग कहता था कि इलेक्ट्रॉन का विनिमय हो जाता है इधर से उधर, लेकिन इलेक्ट्रॉन का विनिमय नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का विनिमय होता है तो उसके पास साथ आपके पास और भी पार्टिकल मिले थे, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पढ़े अपने आगे की यूनिटों में। न्यूट्रिनो भी मिला, एंटी न्यूट्रिनो भी मिला। युकाबा आया, उसने मैसोन का सिद्धांत दिया, उसने कहा कि साहब मैसोन पार्टिकल भी होता है, मैसोन पार्टिकल के ट्रांसफर से नाभिकीय बल उत्पन्न होते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें हमारी जानकारी में आई। तो एक एक करके हर एक स्टेप के बारे में बात करेंगे, फिर अपन आगे बात करेंगे, ठीक है? चलो देखो जरा, सबसे पहली बात अपन 4 चरणों के बारे में बात करेंगे इसमें। देखो सर, और ये हमारा जो टॉपिक है ये मूल कणों के इतिहास है, इसका मतलब हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। मूल कणों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। सबसे पहला ये प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेप, स्टार्ट होता है जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज से, क्योंकि उससे पहले तक तो सिर्फ परमाणु था। सबसे पहले जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन ही ढूंढा था, फिर प्रोटॉन के बारे में पता चला और फिर न्यूट्रॉन के बारे में पता चला। सबसे पहले जिसके बारे में जानकारी मिली वो किसके बारे में थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। उसने बताया कि ना परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है? चलो, फिर इसके बाद इसी पार्ट में फोटोन, जिसको अपन गामा पार्टिकल कहते हैं, फोटोन के बारे में जानकारी हुई। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो, इन पार्टिकल के बारे में जानकारी। ये 6 के 6 पार्टिकल ये प्रारंभिक स्थिति में या प्रथम चरण में क्या कहलाए? मूल कण कहलाए। फोटोन गामा रेडिएशन से निकल के आता है। प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने इसके बारे में बताया। न्यूट्रॉन के बारे में जेम्स चैडविक ने बताया। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। आगे पढ़ेंगे अपन कण और प्रतिकण, दो वर्ड आएंगे हमारे पास, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। ये क्या होता है? इसको लिखते हैं अपन E+। ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है, ठीक है? न्यूट्रिनो बीटा 6 में बाहर निकलता है। हमने जब बीटा कण का स्पेक्ट्रम पढ़ा था तो हमने ये कहा था उस दिन, नॉर्मली तो ये था कि एक जैसी क्रिया हुई है तो एक मान के बीटा कण निकलने चाहिए थे। हमने जब एक ग्राफ पढ़ा था बीटा कण का स्पेक्ट्रम, तो वहां एक इस तरह का एक ग्राफ आया था आपके पास।
इस तरीके का एक ग्राफ था आपके पास। इस तरीके का, इसको कहा था ये एंड पॉइंट एनर्जी थी। और ये ग्राफ ये बताता है कि हर एक संभव मान के बीटा कण मिलते हैं, जबकि अवक्रिया जो की थी हमने, उस अवक्रिया में जो Q का मान आया था वो फिक्स आया था। मीन्स अवक्रिया की जो ऊर्जा आई थी वो कैसी थी, अवक्रिया में निष्कासित जो एनर्जी आई थी वो फिक्स वैल्यू थी। लेकिन ये ग्राफ बताता था बीटा कण का कि हर एक संभव मान के, जो भी मान पॉसिबल है, उस हर एक संभव मान के बीटा कण मिलते हैं। मीन्स हर एक संभव ऊर्जा के बीटा कण मिलते हैं। उसने कहा हर एक संभव मान के अगर बीटा कण मिलते हैं, ये कहता है क्यू फिक्स होना चाहिए, बीटा कण की ऊर्जा निश्चित होनी चाहिए। तो दोनों में कंट्राडिक्शन क्रिएट हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया था। तब हमने कहा था कि बीटा 6 में जब निकलता है, बीटा कण के साथ साथ न्यूट्रिनो भी बाहर आता है। और बीटा कण भी दो तरीके थे, इलेक्ट्रॉन भी निकलता था, पॉजिट्रॉन भी निकलता था। भाई तीन ही तो बीटा के जो चक्र थे हमने तीन ही तो पढ़े थे, एक तो बीटा प्लस, एक बीटा माइनस और एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन का प्रग्रहण पढ़े ना। बीटा डिके में अपन ने तीन चीजें पढ़ी थी, एक तो बीटा माइनस, एक बीटा प्लस और एक थर्ड था इलेक्ट्रॉन कैप्चर। और इन तीनों स्थितियों में हमने ये पता किया था कि ये जो बीटा कण की जो ऊर्जा है वो नियत मानता है, ग्राफ कहता अलग अलग होती। तो एक कंक्लूजन निकला, एक निष्कर्ष निकल के आया, उसने कहा कि बीटा कण के साथ साथ न्यूट्रिनो का भी निष्कासन होता है और इन दोनों की ऊर्जा मिलके इसको बनाती है। तो कई बार जब ऐसा होगा कि बीटा कण की ऊर्जा ज्यादा होगी, ये बीटा कण की ऊर्जा थी, किसी बीटा कण की ऊर्जा का मान अगर ज्यादा होगा तो उस स्थिति में न्यूट्रिनो की ऊर्जा का मान कम होगा। ये जो Q मान था ये दोनों की ऊर्जा का मान था, कुल मान था, मतलब ये दोनों की ऊर्जा का टोटल था, ये फिक्स रहता था। ये तो मैथमेटिकली निकाला था, ये तो फिक्स ही था। ये तो पहले भी फिक्स था, बाद में भी अपन ने उसको फिक्स रखा था कि ये वैल्यू तो कैसी है, फिक्स है। जो बाहर निकल के आई, जो मैथमेटिकली निकल के आया वो वैल्यू फिक्स था। और अगर फिक्स है इसका मतलब बीटा कण में भी कहीं ना कहीं चेंज है, इसका मतलब उसकी जो एनर्जी है वो न्यूट्रिनो के साथ चेंज होती रहती है। कभी न्यूट्रिनो की एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो बीटा कण की कम हो जाती है, कभी बीटा कण की ज्यादा हो जाती है तो न्यूट्रिनो की कम हो जाती है। मतलब दोनों की जो टोटल एनर्जी है वो नियत रहती है। भाई यही तो फिक्स चाहिए। और ये है क्या, बीटा कण और न्यूट्रिनो दोनों की एनर्जी है, ये फिक्स रहती थी। तो इसका मतलब न्यूट्रिनो बीटा डिके से निकल के आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल गया तो बीटा डिके मिल गया। इलेक्ट्रॉन और ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन ही तो होता है बीटा डिके, बीटा कण जो होता है। न्यूट्रिनो पॉजिट्रॉन के बारे में, क्योंकि बीटा प्लस कण जो होता है वो पॉजिट्रॉन ही होता है। जिस कण को आप बीटा प्लस कहते हो वो है क्या, वो पॉजिट्रॉन है। तो प्रथम जो चरण था हमारा, उस प्रथम चरण में फोटोन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, ये सब के सब मूल कण माने गए। ये कण कैसे हैं, मूल कण है। चलो अगली बात, द्वितीय चरण के बारे में बात करते हैं। ये 1934 से 1947 तक चला। अच्छा देखो इस पूरे पार्ट में क्या हुआ, इसमें नाभिकीय बलों के बारे में जानकारी मिली। इसके बारे में जानकारी मिली, नाभिकीय बलों के बारे में। और जनरली नाभिकीय बलों के जानकारी के बारे में जो कंसेप्ट निकल के आया वो इस बेसिस पर निकल के आया कि नाभिक का जो घनत्व होता है, मान लो परमाणु है, परमाणु में कोई नाभिक रखा है, हमने पहले ही बताया था परमाणु का आकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर की रेंज का होता है, एंगस्ट्रॉम की रेंज का होता है परमाणु का आकार। परमाणु में जो नाभिक होता है उसका आकार 10⁻14 मीटर की रेंज का होता है। और उस नाभिक में जो न्यूक्लियन होते हैं, नाभिक में कौन कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन्हीं को न्यूक्लियन कहते हैं। और न्यूक्लियन का जो आकार है वो 10⁻⁻⁴
15 मीटर की रेंज का होता है। ये 3 कैटेगरी है हमारे पास, परमाणु का आकार, नाभिक का आकार और नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन का आकार। 3 है, 3 चीजें हमारे पास, परमाणु, परमाणु, उसमें उपस्थित नाभिक, ये नाभिक का आकार है, और नाभिक में जो रहते हैं न्यूक्लियन, ये उनका आकार है 10⁻⁻15। अब जब हमने नाभिक का घनत्व निकाला, नाभिक का घनत्व आया था 2 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और हमने ये और कह दिया था ये नियत और होता है। ये कैसा रहता है? नियत। 2 × 10⁻17 बहुत ज्यादा मान है, कोई छोटा मोटा मान थोड़ी है 2 × 10⁻17, ये तो बहुत ज्यादा मान है। अगर ये बहुत ज्यादा मान है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन रहते हैं। 2 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इतना ज्यादा घनत्व, उच्च घनत्व और आकार छोटा सा, उसमें ही प्रोटॉन रहते हैं। तो कमाल की बात तो ये हुई कि इतने छोटे से आकार में इतने ज्यादा और इतना ज्यादा घनत्व, उच्च घनत्व, और परमाणु प्रोटॉन रह लेते हैं, तो प्रतिकर्षण का बल लगना चाहिए था, नहीं है भाई। प्रोटॉन प्रोटॉन एक जैसी कैटेगरी के होते हैं, दोनों धनावेशित होते हैं, और अपन तो जानते हैं धनावेश धनावेश के बीच तो क्या लगता है? प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो इतने ज्यादा प्रतिकर्षण के बावजूद, मीन्स इतना ज्यादा घनत्व, घनत्व का ये घनत्व ज्यादा होने का मतलब है कंजस्टेड, बहुत बहुत नजदीक, तो वो कितना, ऐसा कौन सा बल रहा होगा जो इस नाभिक में प्रोटॉनों को बांधे रखता है, फिर भी इतने ज्यादा प्रतिकर्षण के बाद, इतने ज्यादा उच्च घनत्व के बाद और इतने छोटे से आकार के बाद। और जबकि जेड के वैल्यू तो बहुत सारे होते हैं, जैसे जैसे आप आवर्त सारणी में बढ़ते जाओ प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है, नहीं बढ़ती भाई। जेड जो आप मानते हो वो जेड है क्या? कोई भी जो नाभिक लिखते हो आप जेड एक्स से, यही तो प्रोटॉन की संख्या है। परमाणु क्रमांक जिसको आप लोग कहते हो वही क्या है? ये जो परमाणु क्रमांक जिसको आप लोग मान रहे हो, यही क्या है? प्रोटॉन की संख्या है। और अगर ये प्रोटॉन की संख्या है तो आवर्त सारणी में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो प्रोटॉन भी क्या होते रहेंगे? आगे बढ़ते रहेंगे। ज्यादा प्रोटॉन होते जा रहे हैं, ज्यादा प्रोटॉन होते जा रहे हैं, प्रतिकर्षण तो बढ़ना चाहिए। लेकिन कोई एक ऐसा बल भी है जो फिर भी बांधे रखता है, और उस बल को हमने नाम दिया वो नाभिकीय बल है। वो जो बल है वो कैसा है? नाभिकीय बल। अब फिर एक काम है कि नाभिकीय बल आया कहां से, इसका ये उत्पन्न कैसे हुआ? तो नाभिकीय बल के उत्पन्न होने के 2 पार्ट थे। एक तो बताया था हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग ने जिस नाभिकीय बल के बारे में बात की वो दुर्बल नाभिकीय बल था, कमजोर था। हमारे पास 2 तरह के नाभिकीय बल होते हैं, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक दुर्बल नाभिकीय बल और एक प्रबल नाभिकीय बल। 2 चीजें काम में आई। उसने कहा हाइजेनबर्ग ने कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है, न्यूट्रॉन से जब प्रोटॉन बनता है या प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का इंटरचेंज होता है। जैसे सबसे पहले तो हाइजेनबर्ग ने कहा, ये वही सारी चीजें जो पहले पढ़ा चुका हूं, ये सारी चीजें बता चुका हूं मैं तुम लोगों को नाभिकीय बल वाले चैप्टर में। युकावा का मैसोन सिद्धांत भी पढ़ा था हम लोगों ने। उससे पहले हाइजेनबर्ग ने यही कहा था। उसने कहा कि ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन ब्रेक हो जाता है किसमें? ये 1p1 होता है, ठीक है। प्रोटॉन ब्रेक हो गया किसमें? न्यूट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में। ये इलेक्ट्रॉन के जैसा ही है नॉर्मली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर अगर अपन कहें कि ऐसी कोई क्रिया हो वो ज्यादा ठीक इस तरीके से रहता है, उसको लिखना। जैसे हमारे पास 2 चीजें हैं, एक नाभिक का आकार आपने जो लिखा है, हाँ हाँ यही होता है। अरे सिंपल सी बात है, हाँ 10⁻⁻14 मीटर की रेंज का ही होता है। और ये परमाणु का आकार इस रेंज का होता है, और ये न्यूक्लियन का आकार होता है। न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। अब वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपन यूज भी करते हैं इसकी त्रिज्या को फर्मी की रेंज में। अपन मानते हैं जो न्यूक्लियन की त्रिज्या होती है वो 1.4 से 1.5 फर्मी की बीच में होती है, ये भी मानते हैं अपन मैथमेटिकली जब सॉल्व करते हैं। हाँ,
तो वो कहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। होता क्या है, जैसे ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना चाहता है, जैसे 0n1 प्लस 1 E0, ये 1p1 होता है, ये 0n1 होता है, ऐसी स्थिति होती है। ये इसको कैप्चर कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, तो ये तो न्यूट्रॉन बना ही बना है, और ये क्या बन जाता है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, और न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन में। इस पूरे प्रोसेस में नहीं चेंज नहीं होता है। चेंज का मीनिंग है भाई, अब आप लोग चेंज में क्या मानोगे, चेंज का मतलब ऐसा थोड़ी है ये 10 की घात -14 से 10 की घात -20 के आकार का हो जाएगा, या 10 की घात -12 के आकार का रह जाएगा, ऐसा चेंज नहीं होता उसमें, ऐसा कोई इतना बड़ा चेंज। अब माइनर सा चेंज है, जैसे भाई कई बार तो आप लोग यूज कर लोगे 1.4 फर्मी, कई जगह आप यूज कर लोगे 1.5 फर्मी, कई बार यूज कर लेते हैं 1.45 फर्मी। तो इन वैल्यूज से चेंज है, जो कुछ भी है थोड़ा बहुत वो माइनर चेंज है। जो स्टैंडर्ड जो आकार है मिस वो इस कोटि का है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आकार जो है परमाणु का, नाभिक का और न्यूक्लियन का, वो इस रेंज, इस कोटि का है, इस डिग्री का है। तो इस चेंज के कारण न्यूक्लियर फोर्स क्रिएट होते हैं। उसने कहा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, लेकिन इस बात से संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है वो इससे जो न्यूक्लियर फोर्स प्राप्त होता है उसकी कैटेगरी का नहीं होता। फिर एक नया साइंटिस्ट आया, नाम था युकावा। ये दूसरे चरण की बात थी। युकावा ने कहा कि ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, हम तो कह रहे थे प्रतिकर्षण लगता है, उसने कहा नहीं, प्रतिकर्षण नहीं लगता, आकर्षण का बल लगता है। क्योंकि प्रतिकर्षण का बल एक रेंज के बाद लगना स्टार्ट होता है। आवेशों में जो कूलाम का जो बल है, जिसको अपन प्रतिकर्षण कह रहे हैं, वो कूलाम का ही तो प्रतिकर्षण होता है, जो दो चार्जों को अलग अलग करता है, रिपेल करता है। उसने कहा ये बल ऐसे नहीं लगता, वो बल कुछ दूरियों के बाद लगता है, इतनी कम दूरियों पे नहीं लगता। उसने कहा इसमें लगने वाला जो बल है वो कैसा होता है, आकर्षण का बल होता है। और उसने कहा, उसने जो कंसेप्ट दिया, उसने एक कण बताया, उसने कहा ये पाईयान होता है, इसको अपने पाई मैसोन पार्टिकल कहा। उसने कहा ये जो पार्टिकल है कैसा होता है, पाई मैसोन पार्टिकल होता है। और पाई मैसोन भी फिर 3 तरीके के थे हमारे पास, एक पाई प्लस, एक पाई माइनस और पाई नॉट। तो उसने कहा इतने तो फंडामेंटल कण हैं, लेकिन उसके साथ साथ पाई मैसोन कण भी क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल। तो पहले कण मिले हमारे कौन से, फोटोन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो। उसके बाद फिर जब अगले चरण में हम पहुंचे, तो उस अगले चरण में नाभिकीय बलों के बारे में जानकारी हो गई थी। और जब नाभिकीय बलों के बारे में जानकारी हुई, तो 2 तरह के नाभिकीय बल थे, एक प्रबल नाभिकीय बल, एक दुर्बल नाभिकीय बल। तो ये जो प्रबल नाभिकीय बल है, इस प्रबल नाभिकीय बल ने पाई कणों, पाई मैसोन कणों के बारे में बताया, जो युकावा के मैसोन सिद्धांत के नाम से प्रचलित हुई थी जो चीज। उसने कहा ये पाई मैसोन के पार्टिकल है। ये पार्टिकल कौन से, पाई मैसोन पार्टिकल है, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई नॉट। तो प्रथम चरण ये हुआ, दूसरा चरण ये हुआ, जिसमें पाई मैसोन पार्टिकल के बारे में जानकारी मिली। अच्छा चलो, क्या हुआ, चलो एक बार की रिज्वाइन करो, फिर अपन आगे के पार्ट के बारे में बात करते हैं।